नमस्कार, मैं हूं आदित्य पूजन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे, दूसरे चरण की मतगणना के नतीजे आज आ गए। इसके साथ ही राज्य में शहर सरकार की तस्वीर क्या होगी, यह अब करीब-करीब पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है। अब जो 16 नगर निगम हैं, उनमें से 9 पर बीजेपी को मेयर पद पर जीत मिली है। 5 में कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं और एक सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई है और एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार मेयर के रूप में चुना गया है। अब जब से ये नतीजे आए हैं, तब से कहा ये जा रहा है, दोनों ही पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, इसे अपनी जीत के रूप में देख रही हैं। जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस को केवल 5 सीटों पर जीत मिली है, तो उसको विनर नहीं कह सकते, विजेता नहीं कह सकते। बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले 7 सीटों का नुकसान हुआ है, तो उसको क्लियरली उसको भी विनर नहीं माना जा सकता। तो फिर आखिर इस चुनाव के मायने क्या है? और जो इस चुनाव से जो सबसे जो बड़ी तस्वीर उभर के सामने आई है, वो ग्वालियर चंबल बेल्ट से, जहां पर बीजेपी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। हम सबसे पहले चलते हैं, मुरैना में हमारे सहयोगी हैं, उनसे बात करते हैं। शायद नेटवर्क की कमी के चलते हम उन्हें देख नहीं पा रहे, लेकिन हम उनसे पूछते हैं। जी बताएं, मुरैना में, ग्वालियर में, दोनों ही जगहों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। ये काफी चौंकाने वाली बात है। मैं आपको बता दूं आदित्य जी कि ऐसा पहली दफा हुआ है कि ग्वालियर में 57 साल बाद बीजेपी का किला ढह गया और कांग्रेस की शोभा सिकरवार यहाँ पर काबिज हो गई। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो बहुत कद्दावर मंत्री हैं, उनके ही संसदीय क्षेत्र में बीजेपी औंधे मुंह गिरी है और यहाँ भी कांग्रेस प्रत्याशी शारदा सोलंकी ने अपनी जीत दर्ज कराई है। ये बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छे संकेत तो नहीं है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश की राजनीति है, उस राजनीति में सत्ता पर काबिज रहने के लिए ग्वालियर चंबल अंचल की सबसे अहम भूमिका रहती है। जब 2018 में मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो यही की जो सीट बढ़कर कांग्रेस की आई थी, उन सीटों की दम पर ही मध्य प्रदेश में बीजेपी सीट नहीं ला पाई थी, सत्ता नहीं ला पाई थी, कांग्रेस काबिज हो गई थी। लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति के बाद कांग्रेस को हटना पड़ा और बीजेपी इसमें काबिज हुई। लेकिन खास बात यह है कि एक बार फिर से यहाँ पर जो ग्वालियर चंबल अंचल है, उसके मतदाताओं ने बता दिया है कि बीजेपी को अब वो पसंद नहीं कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा मायने ये है कि बीजेपी को अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी। जो वो वादे करते हैं उनको पूरा करना होगा। मैं साफ तौर पर कहूं कि भिंड हो या मुरैना हो या ग्वालियर हो, वहां से बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। भिंड के लाहर नगर पालिका की बात करें, वहां एक सीट के लिए भी बीजेपी तरस गई। एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिल सकी। यहाँ से जो मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह है, उनकी दांव पर प्रतिष्ठा लगी थी। इस वजह से यहाँ सभी सीटों पर कांग्रेस आई और सिर्फ 2 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुए। तो ये काफी चौंका देने वाला आंकड़ा है। और सबसे ज्यादा जो मतदाताओं ने चौंकाया, वो ग्वालियर में चौंकाया। यहाँ बीजेपी को इतनी बुरी हार मिली है और कांग्रेस की इतनी अच्छी जीत हुई। 57 साल बाद कांग्रेस का महापौर यहाँ पर जनता को मिला है। और इसके साथ मुरैना में भी कमोबेश यही हालात रहे कि कांग्रेस जीत गई और बीजेपी के हाथ से सीट निकल गई। खास बात यह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद ग्वालियर पहुंचे थे, 2 रोड शो किए, मुरैना भी पहुंचे, वहां भी रोड शो किए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी ग्वालियर में। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले घूमे थे। मुरैना की बात करें, ग्वालियर की बात करें, पूरी बीजेपी ने इतनी ताकत लगा दी थी। लेकिन मतदाताओं ने ये बता दिया कि आप भले ही सत्ता में हो, आपके पास ताकत हो और आप कितना भी प्रयास करें, लेकिन मतदाता ने जो तय कर लिया है, वो मतदाता जरूर ईवीएम में कैद कर देता है। और जिसके रिजल्ट जब आते हैं, तो पार्टियों के लिए काफी चौंकाने वाली बात होती है। यही वजह है कि बीजेपी अब इस बात को लेकर मंथन कर रही होगी कि आखिर उनसे कहाँ चूक हुई, जिस वजह से मतदाताओं ने उन्हें इस तरीके से सिरे से नकार दिया। और कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट इसलिए माना जाएगा क्योंकि कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा स्टार प्रचारकों की लाइन यहाँ नहीं थी। एक बार कमलनाथ आए थे ग्वालियर में और एक बार कमलनाथ पहुंचे थे मुरैना में। बहुत ज्यादा इतना लंबा चौड़ा रोड शो भी उनका नहीं था। लेकिन कहते हैं कि ये जनता जनार्दन है, किसी को भी तख्त पर बिठा सकती है, ताज पहना सकती है और किसी को भी तख्त से नीचे ला सकती है। तो वही जनता जनार्दन ने ये किया है। और खास बात यह कि 2 दिग्गज केंद्रीय मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, दोनों के गृह जिलों में इतनी बुरी हार बीजेपी को देखने को मिली है। जी
जी, नहीं, कांग्रेस को, जैसा आपने कहा कि कांग्रेस के पास बड़े चेहरों की कमी थी ग्वालियर चंबल बेल्ट में। ये आज से नहीं, जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन की, तभी से ये कहा जा रहा है कि इस इलाके में कांग्रेस के पास ऐसा कोई रिकॉग्नाइजेबल फेस नहीं है। आपने लाहार की चर्चा की, जहां पर जो डॉक्टर गोविंद सिंह का क्षेत्र है, उन्होंने वहां पर अपनी पार्टी को सारी सीटें जिता दी। और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बेल्ट में अब बीजेपी के पास चूंकि चेहरों की भरमार है, तो ये आपसी मतभेदों के चक्कर में तो नहीं बीजेपी को ये बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है? देखिए, इस बात की समीक्षा पार्टी खुद भी करेगी कि आखिर कहाँ चूक हुई। आंतरिक गुटबाजी हर पार्टी में देखने को मिलती है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। कांग्रेस में भी गुटबाजी हमें सुनने को मिली है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, दिग्विजय सिंह से उनकी राजनीतिक जो गुटबाजी सबके जग जाहिर रही है। इसके अलावा वर्तमान में भी कांग्रेस में कई गुट सक्रिय हैं और जनता भी इन गुटों के बारे में अच्छी तरह जानती है। और इसी तरह बीजेपी से भी जैसे दो कद्दावर मंत्री इस वक्त ग्वालियर चंबल अंचल में मौजूद हैं, तो उनके भी दो अलग अलग खेमे बटे हुए हैं। सिंधिया का खेमा एक अलग है और नरेंद्र सिंह तोमर का खेमा एक अलग है। और एक अलग और खेमा, चूंकि बीडी शर्मा भी यहीं से आते हैं, तो उनका भी एक अलग समर्थकों का एक लंबी लिस्ट है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े कद्दावर नेता होते हैं, उनके हिसाब से उनके समर्थक भी चलते हैं। तो जो बड़े कद्दावर नेता अपने इलाके में जिस तरीके से रसूख रखते हैं और जिस तरीके से काम करवाते हैं, तो पार्टी कार्यकर्ता इसमें आपस में एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। और गुटबाजी, चूंकि बीजेपी की ये खासियत है कि बीजेपी बहुत अनुशासित पार्टी मानी जाती है और पूरे विश्व में इसके लिए वो जानी जाती है, तो खुलकर तो इनमें जो आपसी गुटबाजी है वो नहीं आती है। लेकिन जिस तरीके से आंतरिक गुटबाजी सभी पार्टियों में चलती है, तो कहीं ना कहीं आंतरिक गुटबाजी का शिकार भी लगातार बीजेपी हो रही है। क्योंकि पहले नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल के एक बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन अब सिंधिया की एंट्री के बाद ये थोड़ा सा उनका जो कद है वो हम कहेंगे कि ग्वालियर अंचल में कम हुआ है, क्योंकि सिंधिया अपने आप में एक रसूखदार नेता है और उनके हिसाब से भी पार्टी यहाँ कई काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं आंतरिक गुटबाजी से इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, कहीं न कहीं जो जिस चीज़ की शिकायत हम कांग्रेस के लिए बार-बार करते रहते हैं कि कांग्रेस की जो हालत है, या यदि कहीं कांग्रेस की को हार का सामना करना पड़ता है, तो उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस की जो अंदरूनी जो झगड़े हैं, जो गुटबाजी होती है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भाई, लेकिन अब हम ये ग्वालियर चंबल के बारे में हमने जाना। अब उतना ही महत्वपूर्ण नतीजा जो आया है वो विंध्य क्षेत्र से भी आया है। हमारे विंध्य क्षेत्र से हमारे सहयोगी हरिओम सिंह जी हैं, जो हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं। हरिओम जी, आप म्यूट हैं, आप खुद को जी। हरिओम जी, रीवा में 24 साल बाद मेयर पद पर कांग्रेस की वापसी हुई है, कैसे जी देख रहे बिल्कुल हैं आप बता इसे? जी बिल्कुल बता दूं, इसके कई कारण हैं। पहली बार तो बिंद में कांग्रेस एक एक होकर चुनाव लड़ी है। सबसे क्या है कि कांग्रेस कई धड़ों में बटी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के जितने नेता थे सब एक होकर चुनाव लड़े हैं। तब 24 साल बाद उनको यहाँ से फतह मिली है। दूसरा कारण ये था कि जो भाजपा के प्रत्याशी थे प्रमोद व्यास, उनको यहाँ का जो लोकल ब्राह्मण है वो यहाँ का लोकल नहीं मान रहा था। क्या उत्तर प्रदेश से वो बिलोंग करते हैं, तो उनको लोग मान रहे थे कि ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लेकिन लगातार, और खासतौर से राजन, जिस तरह आपने देखा होगा कि सिंगरौली में यहाँ पे लगातार भाजपा का 3-3 विधायक थे। लगातार महापौर भी भाजपा के बनते आए हैं, उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई। तो यहाँ जो राजन शुक्ला जी का कट था, राजन शुक्ला जी जिसको चाहते हैं उसको टिकट दिला देते हैं, तो इससे भी खासा लोग नाराज थे। उनको लग रहा था कि ये इनके पसंद का जिनको चाहते हैं रबर स्टाम्प। प्रचार में काफी ये चला है कि रबर स्टाम्प महापौर रीवा में बनता रहा है, चाहे ममता गुप्ता रही हो, चाहे बीरेन बीरेन गुप्ता रहे हो। तो लगातार राजेंद्र शुक्ला पर ये आरोप लगता रहा है। तो कई कारण थे, और कांग्रेस में सभी नेता, चाहे अजय सिंह हो, उन्होंने काफी प्रयास किया। यहाँ पे अभय मिश्रा जो पूर्व राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष थे, विधायक भी रह चुके हैं, तो उन्होंने भी काफी प्रयास किया। तो जितने नेता थे एक होकर चुनाव लड़े। उसका फायदा मिला कि रीवा में 24 साल बाद कांग्रेस का बनवास खत्म हुआ और अजय मिश्रा बाबा के रूप में यहाँ पे
वापसी हुई है। नहीं, केवल रीवा की ही बात नहीं, आपने सिंगरौली की चर्चा की हरिओम जी। सिंगरौली में इतना बड़ा बदलाव कि ठीक है, आमतौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति में हम देखते हैं कांग्रेस नहीं तो बीजेपी, बीजेपी नहीं तो कांग्रेस, ये तीसरी पार्टी एक आम आदमी पार्टी की एंट्री, ये बहुत बड़ी खबर है मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए। इसके आगे भी अगले विधानसभा चुनावों के लिए भी इसके बड़े महत्वपूर्ण नतीजे हो सकते हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी की ये जीत आम आदमी पार्टी की जीत है, या जैसा आप कह रहे हैं कि जो तपे तपाए जो पुराने चेहरे हैं दोनों पार्टियों के, उनसे थोड़ा सा लोग अब ऊब से गए हैं, तो इसलिए आम आदमी पार्टी को मौका मिला है? दरअसल क्या है कि यहाँ सबसे पहले यहाँ पे जो क्षेत्रीय विधायक है राम लल्लू जी बैस जी, उनकी पसंद का ये प्रत्याशी था। सबसे नाराजगी ये लोगों की थी कि पहली बार जनरल सीट हुई थी यहाँ काफी दिनों बाद, और जनरल सीट में पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी को उन्होंने टिकट दिला दिया था। इससे भी खासा यहाँ के खासतौर से ब्राह्मण समाज का ज्यादा वोट बैंक है यहाँ पे, और वो टिकट की लगातार मांग कर रहे थे कि हमें टिकट दिया जाए, लेकिन टिकट न देकर सामान्य सीट में पिछड़ा को दे दिया गया। तो वो सब बीजेपी से बगावत करके आम आदमी पार्टी पर चले गए। इसका फायदा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को मिला। दूसरी बात, आम आदमी के जो पार्टी प्रत्याशी है रानी अग्रवाल, वो पिछला चुनाव भी विधानसभा आम आदमी पार्टी से लड़ चुकी है और करीब तीसरे स्थान पे थे। 30,000 से ऊपर मत उनको मिले थे, करीब 6,000 वोटों से उस समय वो हार चुकी गई थी। तो वो लगातार अपने जनसंपर्क में जुटी रही, लेकिन फिलहाल उनका लड़ने का मूड बहुत खास नहीं था कि वो चुनाव लड़ेगी महापौर का। वो विधानसभा की तैयारी में कर रहे थे, लेकिन जब जनरल कोटे से जनरल सीट में ब्राह्मणों को टिकट नहीं मिला, तो वो नाराजगी के कारण वो उनको तैयार किया गया, जबरदस्ती तैयार किया गया कि आप चुनाव लड़िए और मैं आपका सपोर्ट करूंगा, और वो सपोर्ट भी किया। खासतौर से 9,000 से अधिक वोटों से उन्होंने यहाँ फतह हासिल की है। और मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प बनने से कोई नहीं रोक सकता है, इसलिए कि सिंगरौली में भी 5 पार्षद इससे जीते हैं, 7 पार्षद दूसरे स्थान पे थे। आपको बता दूं कि यहीं वो सीधी जिला है, वहां भी 1 पार्षद जीत गया है। रीवा जिला के नईगढ़ी में नगर परिषद में 1 पार्षद जीत गया है। देवथर में 1 पार्षद जीत गया है। और खास तौर से बता दूं कि रीवा में जो नगर भाजपा की जो हार हुई है, उसका मुख्य कारण एक आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी भी हो सकता है। दरअसल वो जो दीपक सिंह पटेल करके एक वहां आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी था, तो 8,000 से अधिक मत उसने काट लिया, और ये भी कारण एक भाजपा को हारने का हो सकता है। और खास तौर से मैं बता दूं, भिंड में वर्तमान में पहले जिस तरह भाजपा संगठन चुनाव लड़ता था, लेकिन अब कई धड़ों में बट गई है। रीवा में जैसे जब से टिकट मिला प्रबोध व्यास को बीजेपी से, राजेंद्र शुक्ला का उसमें ठप्पा लग गया कि राजेंद्र शुक्ला ने जिसको चाहा उसको दिला दिया। विधानसभा अध्यक्ष थे गिरीश गौतम जी, उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया। कई नेता ऐसे थे जो दूरी बनाए हुए थे। यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान लगातार 2-2 बार यहाँ सभाएं की थी, रोड शो किया था। भाजपा की अपेक्षा कांग्रेस का प्रचार बहुत कम हुआ था। कमलनाथ एक बार आए थे, एक सभा करके चले गए थे, लेकिन खुद कोई यहाँ पे बड़ा नेता नहीं आया था अजय सिंह राहुल के अलावा। यही 2 लोग थे, एक कमलेश्वर पटेल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, कई लोग आए थे। और एक तो लगातार ये भी बात है कि जिसको राजेंद्र शुक्ला ने चाहा है लगातार तो चुनाव जीतते थे, तो राजेंद्र शुक्ला को एक तरह से उनको दे दिया गया था कि आपके हवाले ये सीट है, आपकी प्रतिष्ठा इसमें दाव में लगी है। उसी के चक्कर में यहाँ पे उनको पहली बार जनता ने नकार दिया है। और 45 वार्ड यहाँ थे, 45 वार्ड में 18 वार्डों पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीते हैं, 17 वार्डों पर कांग्रेस पार्टी के पार्षद जीते हैं, और 10 वार्डों पर निर्दलीय पार्षद जीते हैं, जो भाजपा के भी बागी है, कांग्रेस के भी बागी है, अन्य है। जी आदित्य। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, राजेंद्र शुक्ला पर मेयर उम्मीदवार को जिताने की जिम्मेदारी थी रीवा में, और जैसे कि जानकारी मिल रही है कि उनके गृह वार्ड में ही बीजेपी का उम्मीदवार हार गया। वार्ड पार्षद का चुनाव उनके गृह वार्ड से बीजेपी को हार मिल गई है। तो इसके साथ जो आपने जो कहा कि आम आदमी पार्टी की एंट्री को लेकर के कि वो निश्चित रूप से वो एक तीसरा थर्ड फ्रंट की तरह, या थर्ड फ्रंट के नहीं, एक वैकल्पिक एक विकल्प के रूप में, कांग्रेस और बीजेपी के विकल्प के रूप में वो लोगों के रूप में सामने आ सकती है। अभी कहना थोड़ा शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, कम से कम विंध्य क्षेत्र में से तो ऐसे संकेत जरूर मिल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी
धीरे धीरे उसकी जो मौजूदगी है, जो उसकी पहुंच है मध्य प्रदेश में चुनावी राजनीति में, कम से कम वो गहरी पैठ होती जा रही है। तो अभी हमने जी आदित्य जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विंध्य प्रदेश में थोड़ा अप्रत्याशित फैसले तो हमेशा हुए हैं, लेकिन बसपा का सबसे पहला सांसद रीवा से हुआ था, भीम सिंह पटेल। तो विंध्य कुछ अलग करता रहता है, हमेशा मैंने देखा है। और जब बसपा उत्तर प्रदेश की बेसिकली पार्टी थी, लेकिन सबसे पहला सांसद दिया था रीवा से भीम सिंह पटेल के रूप में। तो यहाँ परिवर्तन हो सकता है, अप्रत्याशित परिणाम आ सकते हैं, तीसरा दल बन सकता है, ये कहना बिल्कुल जल्दबाजी ना होगी। मेरे को जो अब लग रहा है कि जैसे जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ कटनी में भी कांग्रेस भाजपा को वहाँ की जनता ने नकार दिया निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में। तो हर जगह यही कंडीशन है। अब सीधी की बात करें, सीधी में अजय सिंह राहुल ने इस बार तो अपना वर्चस्व कायम किया है। नगर पालिका की 24 सीटों में 20 सीटों के पार्षद कांग्रेस के जीते हैं, जबकि सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी को, मतलब एक आम आदमी पार्टी और एक निर्दलीय यहाँ चुनाव जीता है। तो चोरहट में उनका जो गृह क्षेत्र है अजय सिंह राहुल का, वहाँ 15 वार्डों में से 10 वार्डों में कांग्रेस जीती है, सिर्फ 3 वार्ड में बीजेपी जीती है। तो अब ये कहा जाए कि जिस तरह विंध्य में भाजपा की मजबूत पकड़ थी, वो अब धीरे धीरे छिटक रही है। अब लोग, मतदाता भाजपा से दूर जा रहे हैं। जी आदित्य। बिल्कुल बिल्कुल, हमने 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 ग्वालियर चंबल क्षेत्र का हाल जाना, हमने विंध्य क्षेत्र का हाल जाना, और हरिओम जी जैसा आपने चर्चा की कटनी को, वहां से भी जैसे सिंगरौली से बहुत आश्चर्यजनक नतीजा आया है, वैसा ही नतीजा करीब करीब कटनी से भी आया है। हालांकि बुंदेलखंड क्षेत्र में भी काफी ये कहें कि बीजेपी के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही है सत्तारूढ़ पार्टी होते हुए। तो हम चलते हैं अब अपने सहयोगी अमर ताम्रकार जी के पास, जो कटनी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर जी। देखिए आदित्य जी, मैं बता दूं कि कटनी जो है अप्रत्याशित फैसलों के लिए ही जाना जाता है। कटनी की का राजनीतिक जो माहौल है एकदम अलग है, यह किसी रंग में नहीं रंगा, ना तो बीजेपी के ना कांग्रेस के। यहाँ पे हमेशा चौंकाने वाले परिणाम ही समय समय पर देखने को मिलते हैं। यह बात जरूर है कि पिछले 2 बार से यहाँ नगर निगम चुनाव में बीजेपी काबिज रही है, लेकिन इस बार हार का अगर प्रमुख कारण देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी का चयन, और एक चीज और जो देखने को मिली है यहाँ पर कि इस बार का जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने नहीं लड़ा। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के जिले के जो कद्दावर नेता हैं और बिजरावगढ़ क्षेत्र के विधायक पूर्व राज्य मंत्री संजय पाठक पूरा चुनाव मैनेज करते हुए और लड़ते नजर आए। हालांकि उन्होंने पूरी ताकत झोंकी। यहाँ 2 बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की ने दौरा किया 4 दिन के अंदर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है स्वयं यहाँ पर रोड शो उन्होंने किया। तो एक प्रकार से देखा जाए तो बीजेपी यहाँ पूरी ताकत झोंकने के बाद भी जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो एक चीज और उभर करके सामने जो आई है, देखने को मिली है कि लोगों ने जनसेवा को स्वीकारा है, राजनीति को नकारा है। तो ज्यादातर प्रत्याशी जो विजयी हुए हैं, कहीं ना कहीं जनसेवा के जो क्षेत्र पे लगातार जुड़े हुए हैं। अभी पिछले 2 साल जो है कोरोना काल रहा, उसमें जनप्रतिनिधियों का क्या रोल रहा, कौन कैसे किस रूप में लोगों की मदद की है, ये भी एक जो है देखने को मिली है, और लोगों ने उनको भरपूर समर्थन दिया है। आदित्य जी, कटनी नगर निगम का नतीजा इसलिए भी महत्वपूर्ण है अमर जी, क्योंकि यह प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा के लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। तो बिल्कुल लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, और वहां पर प्रत्याशी चयन में इस तरह की यदि कोई दिक्कत आई, यदि प्रत्याशी चयन में पार्टी की ओर से कोई गलती हुई, या जो प्रत्याशी चुना गया, हम बीजेपी के बारे में हम ये मानते हैं कि ठीक है, प्रत्याशी चयन से पहले जो भी दुविधाएं रहती हैं, लेकिन जब एक बार प्रत्याशी चुना जाता है तो पूरा संगठन उसकी जीत के पीछे लग जाता है। तो यहाँ 2 चीजें, आपकी बातों से जो चीजें निकल कर आ रही हैं, 2 चीजें सामने आ रही हैं कि एक तो प्रत्याशी चयन में गलती हुई, और दूसरा जो प्रत्याशी चुना गया उसको संगठन का पूरा सहयोग नहीं मिला। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं बीजेपी के लिहाज से। जी बिल्कुल, जो गुटबाजी जो है अपन कांग्रेस में जो हमेशा देखने को मिलती थी, मतभेद जो देखने को मिलते थे, वो यहाँ पर बीजेपी में स्थानीय स्तर में भी देखने को मिले हैं। और रही बात जो प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी हैं, खजुराहो संसदीय क्षेत्र का यह कटनी नगर निगम इकलौता नगर निगम है।
तो उनकी साख जो है वहाँ दांव पर लगी हुई थी। वहीं दूसरी ओर यहाँ के जो कद्दावर नेता संजय पाठक, उनकी भी साख लगी हुई थी। तो एक बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ा झटका तो है ही, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है हमेशा की तरह जो है मतभेदों से घिरी रही और टुकड़ों में बटी हुई दिखाई दी। एकजुटता आज भी कांग्रेस के अंदर दिखाई नहीं देती। यही कारण है कि कांग्रेस आज भी संघर्ष करती हुई नजर आती है, लेकिन वह जो संघर्ष है उनका जीत में तब्दील होता हुआ नजर नहीं आता। बिल्कुल, मतलब जो जो समस्या, जैसा हमने अभी ग्वालियर चंबल क्षेत्र के बारे में सुना कि अंदरूनी गुटबाजी, अंदरूनी लड़ाइयों को हम कांग्रेस से हमेशा जोड़कर देखते रहे हैं, कहीं ना कहीं अब यह समस्या बीजेपी के लिए भी गंभीर होती जा रही है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा मालवा की ओर। देवास से बीजेपी प्रत्याशी को बड़ी जीत मिली है मेयर पद के लिए, और मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के लिहाज से देखें तो मालवा का क्षेत्र, इंदौर, भोपाल, देवास, ये वो इलाके रहे हैं, उज्जैन, जहां से कि बीजेपी के लिए थोड़ी बहुत राहत भरी खबर आई है। तो शकील जी, आप हमें ये बताएं कि जब और जगहों पर बीजेपी संघर्ष करती हुई दिख रही है और देवास में शुरू से ही काउंटिंग जब आज सुबह शुरुआत हुई तब से लेकर के लगातार बढ़त की हालत में रही और काफी अच्छे मार्जिन से जीत मिली है बीजेपी उम्मीदवार को, तो इसके क्या कारण है? जी बिल्कुल आदित्य जी, हम अपने दर्शकों को बता दें, एनबीटी के दर्शक हमें सुन पा रहे होंगे, मालवा बेसिकली जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। पूरा मालवा जो बेल्ट है उसी मालवा में देवास आता है। अब यदि देवास की बात कर ली जाए, देवास नगर निगम की खास तौर पर हम बात करें तो महापौर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक और गीता दुर्गेश अग्रवाल को मैदान में उतारा था, वहीं कांग्रेस पार्टी ने सज्जन सिंह वर्मा, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता है, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनके खास जो है माने जाते हैं रमेश व्यास, उनकी पत्नी विनोदिनी रमेश व्यास पर जो है भरोसा जताया था। लेकिन आज जो रिजल्ट सामने आया है उसमें ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो महापौर प्रत्याशी है 45,884 वोट से जीतती है, और इतने वोट भी जो है कांग्रेस नहीं कबाड़ पाती है। 43,618 मत जो है मात्र मिलते हैं कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी को। तो आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मालवा में खास तौर पर यदि बात की जाए देवास की, तो देवास में कांग्रेस की स्थिति क्या है, जहां पर भाजपा एक प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करती है, उतने वोट भी जो है कांग्रेस नहीं कबाड़ पा रही है। जाहिर सी बात है कि संगठन में बिखराव है, टुकड़े में बटी हुई है कांग्रेस, कार्यकर्ता एकजुट नहीं है। शायद यही वजह रही कि विनोदिनी रमेश व्यास अलग थलग और अकेली पड़ गई थी। खुद सज्जन सिंह वर्मा उनके प्रचार से दूरी बनाते हुए नजर आए। हालांकि सज्जन सिंह वर्मा इलाके के कद्दावर नेता माने जाते, यदि उन्हें कांग्रेस को यहां से जीत दिलानी होती तो वो खुद विनोदिनी रमेश व्यास के साथ देवास शहर की गलियों को नापते। यदि बात कर लें भाजपा की, तो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट के साथ खुद भाजपा की विधायक गायत्री राजे पवार ने शहर की गलियां नापी थी। शायद यही वजह रही कि देवास शहर की जनता ने एक बार फिर विधायक पर भरोसा जताया और विधायक का चेहरा सामने था। शायद इसी वजह से जो है भाजपा प्रचंड बहुमत से यहाँ पर महापौर की कुर्सी पर अपना कब्जा जमा चुकी है। नहीं, जैसे शकील भाई, हम जैसे इस बार के जो ये नगर निकाय के जो नतीजे हैं, हम अभी अपने महाकौशल क्षेत्र के जो हमारे सहयोगी हैं मंगलेश्वर जी जबलपुर में, उनके पास में पहुंच रहे थे, उनसे भी थोड़ा जानेंगे, क्योंकि महाकौशल क्षेत्र में भी बीजेपी के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है जो नगर निकाय चुनाव के नतीजे हैं। तो जब प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बीजेपी को आघात सहने पड़े हैं, उसको नुकसान झेलना पड़ा है, तो आखिर ये ऐसा क्या कारण है कि मालवा क्षेत्र अभी भी मजबूत गढ़ बना हुआ है? क्या संगठन ने सारी ताकत केवल मालवा क्षेत्र में ही झोंक रखी है, बाकी इलाकों को छोड़ दिया है, या फिर ऐसा है कि जैसे हमने देखा कि इंदौर में हो या भोपाल में हो या उज्जैन में हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन इलाकों पर थोड़ा ज्यादा प्रचार प्रसार अभियान में भी ज्यादा जोर दिया था, वो इन जगहों पर कई बार गए थे, तो क्या उसका भी कुछ फायदा बीजेपी को मिला इन चुनावों में? जी बिल्कुल, यदि बात की जाए, जैसा कि मैं अपनी बात में पहले भी ये कह चुका हूं कि मालवा जो है भाजपा का खासतौर पर संघ का गढ़ माना जाता है,
और शायद यही वजह रही कि विधानसभा चुनाव के लिए, चाहे यदि हम आंकड़े उठाकर देख ले 2018 के, तो कांग्रेस यहाँ पर जो है कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ एक सीटों पर जरूर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा 2013 की यदि बात करें, 2013 के विधानसभा चुनाव पर नजर दौड़ाए तो इक्का दुक्का सीट यहाँ पर मालवा में जो है भाजपा ने जो है कांग्रेस के हाथों में जाने दी थी, लेकिन 2018 में जरूर कांग्रेस को यहाँ पर सफलता हासिल हुई थी। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि मालवा जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और उस गढ़ को या किले को भेदने में कांग्रेस नाकाम नजर आ रही है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको कह चुका हूं कि कांग्रेस संगठन स्तर पे जो है बहुत कमजोर है। जमीनी कार्यकर्ता कांग्रेस को नहीं मिल रहा है, या फिर यूं कह ले कि ये जो पार्टी है ये नेताओं की पार्टी हो गई। कार्यकर्ता ढूंढे नहीं मिल रहे हैं या फिर अपने नेताओं पर भरोसा नहीं जता रहे हैं। खासतौर पे यदि बात की जाए तो जो कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ की सरकार थी, उसमें कार्यकर्ता खासा नाराज और आक्रोशित नजर आया, क्योंकि कार्यकर्ताओं को कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। आप देख सकते हैं कि शायद यही वजह रही कि विधायक टूटकर भाजपा के खेमे में गए थे। विधायकों का यहाँ तक कहना था कि कमलनाथ जी जो कि मुख्यमंत्री थे उस वक्त की, उनकी कोई सुनते नहीं है और ये कहते हैं कि चलो 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 चलो। तो जाहिर सी बात है कि जब विधायकों की नहीं सुनी जाती थी तो कार्यकर्ता की कौन सुनेगा। और शायद इसी वजह से आज भी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए कोई पार्टी का बड़ा लीडर या कोई कद्दावर नेता क्षेत्र में, खासतौर पर मालवा और निमाड़ में दौरे नहीं कर रहा है। यदि कांग्रेस को सत्ता का सेमीफाइनल, चूंकि मालवा में कांग्रेस हार चुकी है, ये कह लें हम, नगरीय निकाय चुनाव को 2023 विधानसभा चुनाव का सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था। सारे परिणाम आ चुके हैं। पहला और दूसरा चरण, चाहे वो नगरीय निकाय का कह लो, नगर पालिका या नगर परिषद, वार्ड में कांग्रेस की क्या स्थिति है ये स्पष्ट हो चुकी है। मालवा क्षेत्र में जो है कांग्रेस कहीं जो है दिखाई नहीं दे रही है। कुछ एक जिलों की यदि बात की जाए, जैसा कि मेरे सहयोगी पहले बता रहे थे, जहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, बरसों से जो है भाजपा का जो गढ़ माने जाते थे, चाहे वो ग्वालियर हो, जबलपुर हो, वहां पर भाजपा से जो है कांग्रेस ने महापौर की कुर्सी कब्जा ली है या हत्या ली है। तो आखिर क्या वजह है कि मालवा और निमाड़ इससे आज भी अछूता है। इस ओर कांग्रेस पार्टी के आला कमान को, खासतौर पे खुद पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है कमलनाथ, उन्हें इस ओर ध्यान देना होगा। और देवास का रिजल्ट स्पष्ट ये बता रहा है कि जितने वोट आपकी कैंडिडेट को नहीं मिलते, उससे अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी की महापौर प्रत्याशी जीत के आती है। जबकि खुद कमलनाथ जो है कांग्रेस की मेयर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जनसभा करने आए थे, प्रबुद्ध जनों से मिले थे, मीडिया से जो है वो मुखातिब हुए थे। हालांकि शिवराज सिंह चौहान सरकार पर कमलनाथ जमकर बरसे थे। शिवराज सरकार की तमाम योजनाओं पर भ्रष्टाचार के जमकर आरोप उन्होंने जड़े थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो नतीजे आ रहे हैं, वो नतीजे ये बता रहे हैं कि जो जनता है, जो शहर की जनता है, वो कांग्रेस से किस तरह की दूरी बना रही है। तमाम दावे और वादे किए थे कांग्रेस ने, उन दावे और वादों को सिरे से नकार दिया है। यहाँ तक कि कांग्रेस ये कहती थी कि नगर निगम में भ्रष्टाचार है चारों तरफ। हालांकि भ्रष्टाचार की बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। देवास नगर निगम में पिछले 7 सालों की यदि बात की जाए तो 5 साल भाजपा के जब मेयर थे तब भी भ्रष्टाचार के कई आरोप महापौर प्रत्याशी, जो महापौर कैंडिडेट थे भाजपा के, जो जीत के आए थे, महापौर बने थे, उन पर लगे थे। परिषद को आड़े हाथ कांग्रेस ने लिया था, हाईकोर्ट तक जाना पड़ा था। सीवरेज प्रोजेक्ट में एक बड़े भ्रष्टाचार की बात निकलकर सामने आई थी, लेकिन तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे यहाँ गौण नजर आए। ये कह सकते हैं कि जो जनता है उसने शिवराज सरकार की जनहितैषी योजना या जन कल्याणकारी योजनाओं के अलावा जो है मोदी जी के चेहरे पे वोट दिया है। यदि ऐसा कहा जाए तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देवास में जो है लोगों ने वो शिवराज और मोदी जी के चेहरे पे वोट किया है। बिल्कुल। यदि हम जो ये नगरीय निकाय चुनाव के जो इस बार के जो नतीजे आए हैं, जो प्रदेश भर के नतीजे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में यदि हम मालवा निमाड़ के नतीजे को देखें, खासकर देवास या फिर इंदौर, देवास की खासकर चर्चा करें कि कांग्रेस के प्रत्याशी को उतने वोट भी नहीं मिले जितने वोटों से उनको हार मिली। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक फैक्टर है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं जबलपुर में अपने सहयोगी मंगलेश्वर के पास। मंगलेश्वर, आप
के लिए जबलपुर में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर लेकर आई है। ये नगरीय निकाय जो चुनाव हुए हैं वो कांग्रेस के लिए जबलपुर अच्छी खबर है। अरसे बाद 20 जहां तक मुझे याद है 22 या 23 18 साल साल के बाद फिर से मेयर पद पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीता है। और जबलपुर इसलिए खास है, जैसा मीडिया में हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे जुड़ा हुआ शहर है जबलपुर। तो ये इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण फैसला है। क्या कारण है? क्या बीजेपी से प्रत्याशी चयन में गलती हुई, या कांग्रेस का प्रत्याशी इतना जोरदार था कि उसके सामने बीजेपी टिक नहीं पाई? क्या देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं आपको आदित्य जी बताना चाहूंगा कि जबलपुर जो शहर है, एक तो भाजपा का गढ़ है, आरएसएस का मुख्यालय है यहाँ पर प्रदेश का। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर 2004 के बाद, मतलब ये 18 साल बाद कांग्रेस ने अपना मतलब कब्जा लिया है मेयर का पद। और सबसे खासियत ये है कि इस बार जो बीजेपी है, वो बीजेपी ने 44 पार्षद निकाले हैं यहाँ से, और कांग्रेस को 26 तकरीबन 26 पार्षद मिले हैं, और 7 निर्दलीय आए हैं, और 2 एआईएम की ओबीसी की पार्टी है जो उनको 2 पार्षद मिले हैं। अब रही बात यहाँ पे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा है, उनका ससुराल है। जयश्री बनर्जी जो है यहाँ पे पहले सांसद भी थी और प्रदेश की मंत्री भी थी, तो उनके दामाद है वो। और प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे वीडी शर्मा है, उनका भी ससुराल है यहाँ पे। और सबसे खासियत बात है कि जो राकेश सिंह करीब तकरीबन 4 से 5 बार जो जीत रहे हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश भाजपा के। तो उसके बावजूद भी मतलब भाजपा की हार कहीं ना कहीं ये आपसी कलह पार्टी का मान सकते हैं। और रही बात प्रत्याशी चयन की, तो यहाँ पर विवाद वाला रहा ये बात, क्योंकि डॉक्टर जामदार जी हैं वो संघ से जुड़े हुए हैं और सीएम की खास पसंद भी थे, और संघ भी लगा था उनको देने, लेकिन पार्टी के लोग नहीं चाह रहे थे कि वो यहाँ से चुनाव लड़े। उसका कारण ये था कि वो पहले से ही जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष थे, और दूसरा यहाँ पर बीजेपी की डिमांड थी कि कोई युवा वर्ग का युवा प्रत्याशी होना चाहिए मेयर के लिए, जो मतलब काम करे और आगे जो आने वाले चुनाव है उसमें भी उनको काफी लाभ मिल सकता था। लेकिन इस बार सीएम अड़ गए थे कि नहीं, प्रत्याशी जो होगा वो हमारी पसंद का होगा, संघ का होगा। इसलिए फिर उन्होंने जामदार जी को चुना, और जामदार जी की प्रत्याशी बनने के बाद सीएम लगातार 3 बार यहाँ पे दौरा कर चुके हैं, रोड शो कर चुके हैं, और यहाँ तक कि पार्टी के लोगों को कहा भी था कि इस बार पूरा दमखम लगाना है। लेकिन कहीं ना कहीं जो संगठन था वो नाराज था, यही कारण था कि जामदार जी को हारना पड़ा। और मैं आदित्य जी एक खास बात और बता दूं कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है अनु सिंह, जो जीते हुए हैं यहाँ से मेयर के पद के लिए, उसमें आप पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप पार्टी ने जब यहाँ से एक रईस वली प्रत्याशी उनको उतारा था, तो कांग्रेस में काफी हलचल मच गई थी। बीजेपी को इसका फायदा हो रहा था, बीजेपी के नेता तो ये बोलने लगे कि ये सीट महापौर की जो है हम सीधे सीधे जीत रहे हैं। कांग्रेस को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर ये रईस वली अगर खड़े हो जाते हैं आप पार्टी से, तो जो मुस्लिम वोट है, क्योंकि कांग्रेस का सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो मुस्लिम है, तो वो कहीं ना कहीं छिन के अगर वहां चला जाता है तो वो प्रत्याशी सीधे सीधे कांग्रेस का हार जाता है। और इस बार जो कांग्रेस ने जो प्रत्याशी चयन किया है, तो इसमें अहम भूमिका थी जो राज्यसभा सांसद है हमारे विवेक तनखा जी, उन्होंने प्रत्याशी का चयन किया है कमलनाथ जी से बोल के। तो कहीं ना कहीं ये भी था कि मतलब वो उनके लिए बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल था कि अगर ये प्रत्याशी हारता है तो उनकी भी छवि खराब होगी और कहीं ना कहीं मैसेज भी गलत जाएगा। तो उन्होंने मतलब आप पार्टी के कैंडिडेट को रोकने के लिए बताते हैं कि खुद वो केजरीवाल के पास गए, कमलनाथ जी ने भी केजरीवाल से कहा। तो जो रईस वली हैं, इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी था, लेकिन वो एक समाज से भी काम भी अच्छा कर रहे हैं। अभी एनआरसी का जो मुद्दा उठा था उसमें, और कोरोना हो, काफी लोगों की मदद भी की है, और पब्लिक में अच्छा उनका सम्मानजनक उनका सम्मान दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं खल रहा था, तो आखिरकार केजरीवाल को भी अपने प्रत्याशी को रोकना पड़ा, और जो 18 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख थी, उस तारीख तक उन्होंने उनका बी फॉर्म नहीं भेजा और पार्टी चिन्ह नहीं भेजा। आखिरकार उनको 22 तारीख को नाम वापस लेना पड़ा। और फिर ये हो गया कि आप पार्टी ने 42 कैंडिडेट यहाँ पर उतारे थे। उम्मीद थी कि इस बार काफी मतलब उनके कैंडिडेट उतरेंगे और जीतेंगे, लेकिन बगैर सेनापति, जो कि महापौर का पद होता है वो सेनापति का होता है, तो बगैर सेनापति की आप पार्टी भी लड़ी, तो सुपड़ा साफ हो गया यहाँ पे आप पार्टी का। लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरी चीज देखी जाए तो आप पार्टी का जो संगठन था वो यहाँ पर मजबूत नहीं था। 3 लोग थे, वो तीनों संगठन मंत्री थे, उनने अपने वार्ड से एक पार्षद के लिए प्रत्याशी चयन नहीं कर पाए। जिला अध्यक्ष आप पार्टी के थे, उन्होंने एक प्रत्याशी चयन नहीं कर पाए अपने वार्ड के लिए।
और प्रभारी मंत्री जो आप पार्टी के थे उन्होंने भी चयन नहीं कर पाया। तो कुल मिला के ये था कि जो आम आदमी पार्टी को यहाँ से अच्छी खासी जीत मिलती हुई नजर आ रही थी आगे चल के, तो वो संगठन की कमजोरी के कारण नहीं मिली और सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को हो गया। और कांग्रेस से मतलब महापौर अन्नू सिंह, जो जगत बहादुर अन्नू सिंह हैं, ये पहले पार्षद भी रह चुके हैं 2004 में और मेयर इन काउंसिल में भी थे। विश्वनाथ दुबे उस समय महापौर थे, तो उनका अच्छा भी है, लोगों में छवि अच्छी है और वो लोगों को पसंद भी था। तो जामदार जी का जो हारना है कहीं ना कहीं संगठन और ये आप पार्टी का बहुत बड़ी इसकी भूमिका मानते हैं। बिल्कुल आदित्य जी। अब जो केवल प्रदेश ही नहीं, जो देश के अन्य हिस्सों में भी जहाँ कहीं भी चुनाव होते हैं, वो स्थानीय स्तर के चुनाव हों, विधानसभा चुनाव हों, लोकसभा चुनाव हों, और उनमें आम तौर पर ये देखा जाता है कि यदि आम आदमी पार्टी या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो इत्तेहादुल मुस्लिम लीग है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, ओवैसी जी जिसके का इस बार जीते भी हैं, कुछ इलाकों में मध्य प्रदेश में भी जीते हैं, तो इन सब पार्टियों के जो उम्मीदवार होते हैं वो अक्सर कांग्रेस के लिए घातक साबित होते हैं। और क्योंकि जो 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 सत्ता से जो असंतुष्ट वोट, जिसकी उम्मीद कांग्रेस लगाए होती है कि वो बीजेपी से असंतुष्ट जो वोट होगा वो उसके खाते में आएंगे, वो कहीं ना कहीं बट जाते हैं और उसका नुकसान कांग्रेस को अक्सर हमने देखा है कि उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन ये आपने एक अलग ही एक बात बताई है कि जबलपुर में जैसा हमने देखा कि आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई और उससे कांग्रेस को फायदा हुआ। अब इसके जी लिए बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में कांग्रेस के नेताओं ने क्या प्रयास किए, या किसी तरह का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात हो, तो इसको कोई कभी कोई सामने से कोई स्वीकारेगा नहीं, इसलिए हम इसके बारे में दावा तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसको एक 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 जो नई चीज जो उभर कर जो पूरे प्रदेश से हम देख पा रहे हैं, वो ये कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों से भी, दोनों जो पार्टियां हैं प्रदेश की, बीजेपी और कांग्रेस, उससे एक एक आम आदमी लोगों का, आम जनता का एक बड़ा तबका उससे असंतुष्ट है, उसको विकल्प की तलाश है। जो हमने सिंगरौली में देखा, जो हमने कटनी में देखा, जो हमने बुरहानपुर में देखा, जहां पर कि कांग्रेस प्रत्याशी की हार का कारण ओवैसी के उम्मीदवार को माना गया, क्योंकि जितने कांग्रेस और बीजेपी को मेयर पद के लिए जितने वोट मिले थे, दोनों के बीच का जो फासला था वो करीब करीब उतना ही था जितना ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार को मिला था। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मंगलेश्वर, और आपके साथ रीवा से हरिओम सिंह जी, देवास से शकील खान, हरिओम सिंह, शकील खान और मंगलेश्वर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अभी इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं और फिर आगे आपसे दोबारा इस तरह के मुद्दों पर आपसे बातचीत होती रहेगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने ये देखा कि जो प्रदेश के जो नगरीय निकाय चुनाव के जो नतीजे हैं, जो नगर सरकार की जो नई तस्वीर निकलकर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, निश्चित रूप से बीजेपी और कांग्रेस, भले ही दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हों, लेकिन इसमें कोई मैन ऑफ द मैच नहीं है। ये सत्ता का सेमीफाइनल जरूर था, लेकिन इसका कोई विनर नहीं है। हाँ, यदि लूज करने की बात करें तो बीजेपी को जरूर 7 सीटों का, 7 नगर निगम में मेयर पद का नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन कांग्रेस की कामयाबी इतनी बड़ी नहीं है। 5 सीटें जीतकर कांग्रेस विजेता होने का दावा नहीं कर सकती। जो आश्चर्यजनक नतीजे हैं, जो चौंकाने वाले नतीजे हैं, वो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की जीत है, कटनी से निर्दलीय उम्मीदवार की जीत है। तो अब आने वाले चुनावों में, जो 1.25 साल बाद प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके लिहाज से देखें तो ये कटनी और सिंगरौली की जीत, जो जो चुनावी नतीजे हैं, वो काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे साथ आगे भी बने रहिए, और हम आपसे फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। हम आपके साथ बैठकर इसी तरह चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।